द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो नवोदित राष्ट्र थे उनके सामने बड़ी दुविधा थी। क्यों? क्योंकि आंखें खोली तो देखा कि पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ है और दोनों ही गुट अपनी तरफ मिलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वह मुश्किल से इनको आजादी मिली और अब अगर वो किसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो स्वतंत्र विदेश नीति का स्वाद कब चखेंगे? क्योंकि गुट में शामिल होने का मतलब तो क्या हुआ कि उस गुट के आधार पे उसको विदेश नीति का संचालन करना है। तो इस प्रकार से ये जो नवोदित राष्ट्र थे ये बड़ी दुविधा में थे और ऐसी दुविधा में आशा की किरण लेकर जो आए वो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके कुछ साथी, जिसको नाम दिया गया गुट निरपेक्षता। यानी द्विध्रुवीयता को अगर किसी ने चुनौती दी तो वो चुनौती किसने दी? गुट निरपेक्षता। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी चैलेंज टू बाइपोलरिटी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी इन शॉर्ट हम बोलेंगे इनको NAM, नेम। तो नेम ने यानी गुट निरपेक्षता ने द्विध्रुवीयता को चुनौती दी कि हम किसी भी गुट में शामिल क्यों हो, इसको कहा गया गुट निरपेक्षता। और इसकी अगुवाई की किसने? इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तीन प्रमुख नेता, भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के नासिर। इन्होंने पूरी विश्व को एक राह दिखाई और इस राह में इनको साथ मिला दो और नेताओं का। इस प्रकार से दो और नेता कौन? एक तो इंडोनेशिया के सुकर्णो और दूसरे घाना के एना क्रोमा। इस प्रकार से इन पांच व्यक्तियों को या यूं कहें कि पांच देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक या संस्थापक कहा जाता है। जनक कहें या संस्थापक कहें। इन्हीं के प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई और गुट निरपेक्षता ने द्विध्रुवीय विश्व को चुनौती दी, यानी दुनिया के सामने एक विकल्प रखा कि आपको किसी गुट में शामिल होने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो गुटों से पृथक भी रह सकते हैं, आप गुटों से स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या है, नाम क्या है, नाम का मतलब क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब है कि हमें गुटबंदी से दूर रहना है, अर्थात किसी भी सैन्य गठबंधन, जैसे सैन्य गठबंधन बन भी गए थे कि नाटो के नाम से अमेरिका ने सैन्य गठबंधन बनाया, सीएटो के नाम से बनाया, सेंटो के नाम से बनाया, सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट के नाम से बनाया। इस तरह के किसी भी सैन्य गठबंधन में हमें शामिल नहीं होना है। हमें विश्व में तनाव की स्थिति को बढ़ाना नहीं है। हमें अपनी विदेश नीति है वो स्वतंत्र तरीके से संचालित करनी है, क्योंकि अभी तो हम आजाद हुए हैं, अब हम स्वतंत्रता का स्वाद चखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वैदेशिक मामलों में हमारे निर्णय स्वतंत्र तरीके से लिए जाएं। हम किसी गुट में शामिल होकर अपनी सोच को गिरवी रखना नहीं चाहते हैं। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ हुआ। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और उसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक के रूप में हम 5 देशों या 5 नेताओं को याद रखते हैं और उन्हीं के प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में। बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया में है, आज ऐसा कोई देश नहीं है यूगोस्लाविया के नाम से, जैसे उसके टुकड़े हो गए हैं काफी। तो यूगोस्लाविया में बेलग्रेड नामक जो स्थान था, वहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन यानी फर्स्ट जो समिट है वो 1961 में आयोजित किया गया और आह्वान किया गया कि जो देश स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहते हैं और इस गुटबंदी से दूर रहना चाहते हैं वो आइए। और इस प्रकार से प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में टोटल 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। याद रखने वाली बात है, तो याद रखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन था, फर्स्ट जो समिट था, उसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। ये सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और आज तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के 18 सम्मेलन हो चुके हैं और ये 18वां सम्मेलन है वो अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान में हुआ और वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में टोटल सदस्यों की संख्या 120 है। 17 पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया, यानी
सदस्य तो 120 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 17 पर्यवेक्षक यानी अन्य जो देश जो सदस्य नहीं है पर्यवेक्षक के रूप में इन्होंने भाग लिया। तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो 25 से 120 तक पहुंच चुका है। इसका मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक ताकत है, इस विचार में एक ताकत है और इसी वजह से दुनिया के अनेक देश विशेषकर विकासशील देश इस मंच पर आए और इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इस द्विध्रुवीयता को एक तरह से चुनौती दी। अगर ये देश भी इन गुटों में शामिल हो जाते तो विश्व की हालत कुछ और होती और संभवतः तीसरा विश्व युद्ध सुनिश्चित तरीके से हो ही जाता। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध की गर्मी को, नाम तो शीत युद्ध ठंड होनी चाहिए थी लेकिन उष्णता थी, गर्मी थी, युद्ध में गर्मी रहती है, हालांकि स्वरूप कुछ अलग था, वास्तविक युद्ध नहीं था, लेकिन इस शीत युद्ध के तनाव को कम किया है। चलिए उसके तनाव को तो कम किया है, साथ ही साथ विकासशील देश आपस में संगठित हुए हैं, इसलिए इन्होंने मिलकर कुछ अच्छा काम किया है। क्या काम किया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने? उसकी उपलब्धि के तौर पर हम देखें तो वो था नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो की स्थापना या नियो की मांग को लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बहुत मेहनत की है, या यूं कहें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बदौलत ही नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग मुखर हुई है, प्रखर हुई है। यस, कैसे? पहले तो हमें समझना होगा कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है या इसकी जरूरत क्यों है। इसका मतलब पुरानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, इसीलिए विकासशील देशों ने, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र हैं वो हैं विकासशील देश। इसलिए इन विकासशील देशों के इस मंच ने जो प्रमुख मांग रखी वो रखी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्यों? क्योंकि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है वो झुकी हुई, और वो किसकी तरफ झुकी हुई? वो विकसित देशों की तरफ झुकी हुई है, विकसित राष्ट्रों की तरफ झुकी हुई है। देखिए वर्तमान में दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत हो चुका है, ये सही बात है। आज ज्यादातर देश, या यूं कहें कि लगभग सभी देश स्वतंत्रता या संप्रभुता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये विकासशील देश एक नए तरीके के उपनिवेशवाद के शिकार हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं नव उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद। हालांकि वो पुराने वाला उपनिवेशवाद तो समाप्त हो चुका है, लेकिन नए तरीके का ये आर्थिक साम्राज्यवाद या आर्थिक उपनिवेशवाद आया है। कैसे? क्योंकि विकसित देशों ने आर्थिक नीतियां, विश्व की आर्थिक नीतियां इस हिसाब से व्यवस्थित किए हैं कि इसमें जो बेनिफिट हो रहा है वो विकसित राष्ट्रों को ही हो रहा है। कैसे? व्यापार के नाम पर जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों के साथ समझौता करते हैं। अब देखिए विकसित राष्ट्रों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसलिए अगर यहां का जो तैयार माल है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाए तो विकासशील देश तो पीछे रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तकनीकी के रूप से इतनी प्रगति नहीं की है कि इन यहाँ की मिलों में तैयार माल को वो टक्कर दे सके। इसलिए जब ये व्यापार होगा तो ये व्यापार झुका हुआ होगा। कैसे झुका हुआ होगा? कि ये विकसित राष्ट्रों के लिए फायदेमंद रहेगा। यस, विकसित राष्ट्रों ने धीरे धीरे क्या किया कि विकासशील देशों से व्यापार के नाम पे वहां के संसाधन हैं, उन संसाधनों का दोहन उन्होंने शुरू कर दिया है। किसी भी विकासशील देश में विकसित देश की कोई कंपनी है वो अपना कारखाना लगाती है और वहां के संसाधनों का दोहन करती है और वहां से पैसे वो अपने देश में भेजती है। तो इस तरह से इन विकासशील राष्ट्रों का एक नए तरीके से शोषण हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं एमएनसी की। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम। ये जो कंपनी विकसित राष्ट्रों की कंपनी है, अनेक देशों में अपने कारखाने स्थापित करती है, इसीलिए तो इसको बहुराष्ट्रीय कहते हैं कि ये एक से अधिक देशों में अपने व्यापार और अपने उत्पादन को फैलाती है। तो अमेरिका या ऐसे विकसित देशों के कई एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो विकासशील देशों में अपना व्यापार करती हैं, अपना कारखाना उन्होंने खोल रखा है। कई एमएनसी तो ऐसे हैं जो किसी एक देश की जीडीपी से भी ज्यादा का बजट खुद रखती हैं, यानी आर्थिक ताकत उस देश से भी ज्यादा इन कंपनियों के पास है, और ऐसी स्थिति में वो अपनी आर्थिक ताकत के बल पर उन छोटे देशों की
नीति को, घरेलू नीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, अपने लाभ की दिशा में उनको मोड़ती हैं और इस प्रकार से उस देश की स्वतंत्रता के ऊपर ये चोट करती हैं। तो ये एक तरह से छुपा हुआ उपनिवेशवाद है जिसको हम कहते हैं न उपनिवेशवाद। इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन इतना समझिए कि वर्तमान की आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों की तरफ झुकी हुई है। तो इसको ठीक किया जाए, इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसमें मैक्सिमम विकासशील देश, उन्होंने मांग रखी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो। और इसके लिए उन्होंने क्या कुछ किया ये हम देखते हैं। देखिए, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या कुछ प्रयास हुआ। बात है 1972 की। 1972 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी शॉर्ट में बोलेंगे तो अंकटाड, एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में एक रिपोर्ट रखी गई और उस रिपोर्ट का शीर्षक था यानी टाइटल था टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्तमान में यह आवश्यकता है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो। पुरानी आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों की तरफ झुकी हुई है, उससे विकासशील राष्ट्रों को नुकसान हो रहा है। इसलिए इस रिपोर्ट में कुछ मांगे रखी गई, कुछ प्रयास बताए गए कि आगे ऐसा होना चाहिए। और वो कौन कौन सी बातें रखी गई। सबसे पहली बात इस रिपोर्ट में जो रखी गई वो थी कि अल्प विकसित देशों को, अल्प विकसित देश का मतलब समझ रहे ना, जो आजाद हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध या उससे बाद में और जो विकास के एक निम्न स्तर पर हैं अभी, तो जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन कौन कर रहा है, विकसित देश। विकसित देश द्विपक्षीय व्यापार के बहाने विकासशील देशों के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। दूसरा जो मांग रखी गई वो ये थी कि अल्प विकसित देशों की पहुंच, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद रहेगा। देखिए विकसित देश हैं वो बड़े चालाक थे। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार के बहाने क्या किया कि जैसे कोई विकासशील देश है उसके साथ व्यापार किया तो यहां पर ये जो निर्यात है उसको तो उसने इजी कर दिया, लेकिन इस देश से अगर कुछ आ रहा है वो इस देश के लिए आयात होगा, तो इस आयात के ऊपर कई तरह की प्रतिबंध और शुल्क थे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी गरीब देश है वो विकसित देश में अपना सामान नहीं बेच सकता था। और दूसरा ये समस्या थी कि विकासशील देश के पास वो तकनीकी नहीं थी कि वह इसके माल से टक्कर ले सके, इसलिए अगर वो ले भी जाएगा तो इसके सामान को या कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि उसके पास तकनीकी नहीं है। तो कुछ ऐसे कोशिश की जाए कि ये विकासशील देश या अल्प विकसित देश भी अपना सामान है विकसित देशों में बेच सके, जिससे कि गरीब देशों के लिए भी ये फायदेमंद रह सके। इसके अलावा और जो मांग रखी गई वो नंबर 3 पे क्या थी कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पे जो भी उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो सीधी सी बात है कि जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो ट्रांसफर होगी। यानी कि कोई मशीनें विकसित देशों में बन रही हैं और वही मशीनें अगर किसी विकासशील देश के कारखाने बन रही हैं तो यहाँ टेक्नोलॉजी का तो हस्तांतरण होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है वो विकसित देश है विकासशील देशों को बताते नहीं, बताते तो बहुत ऊंची दर पे बताते। तो पश्चिमी देशों से जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो उसकी जो लागत है वो कम होनी चाहिए, जिससे कि अल्प विकसित देश भी उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उत्पादन कर सकें और विश्व में बराबरी की स्थिति प्राप्त कर सकें। तो उस टेक्नोलॉजी को अथाह रूप से विकसित राष्ट्रों ने महंगा कर रखा और उसके लिए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में मांग रखी गई कि उस प्रौद्योगिकी की लागत कम होनी ही चाहिए। और चौथी जो मांग थी वो थी नंबर 4 पे, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनी हुई हैं, जैसे यूएनओ की बात करें, यूएनओ में जैसे महत्वपूर्ण एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसके 5 स्थायी सदस्य देश है। कौन है भाई? वे विकासशील है कि विकसित? वो विकसित देश है, कोई बदलाव नहीं है उनमें। यानी क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरे देशों का यानी विश्व में पूरे देशों का उचित प्रतिनिधित्व है?
इस यूएनओ को कुछ गिने चुने देश चला रहे हैं। इसी तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं भी हैं, जैसे हम बात करें आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे हम बात करें विश्व बैंक की, जैसे हम बात करें डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की। इन संस्थाओं में जो नीति निर्धारक हैं या शीर्ष पदों पर बैठने वाले व्यक्ति हैं वो विकसित देशों के हैं। इसलिए इन संस्थाओं का जो झुकाव है या इन संस्थाओं के द्वारा बनाई गई नीतियों का झुकाव है वो विकसित देशों की ओर है। इसलिए इन संस्थाओं में अगर विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक ये संस्थाएं पूरे विश्व की बेहतरी के लिए नीतियां नहीं बनाएंगी। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये मांग करता है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के तहत कि इन सभी संस्थाओं में इन विकासशील देशों की भूमिका बढ़े, यानी जो अल्प विकसित देश हैं उनकी भूमिका इन संस्थाओं में बढ़नी चाहिए, जिससे कि विश्व को अधिक डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। तो इस प्रकार से ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे चलकर इसके ऊपर विचार भी हुआ, हालांकि जिस नीति के साथ या जिस नियत के साथ इसको शुरू किया गया था वो परिणत नहीं हो पाई, लेकिन हाँ एक शुरुआत अवश्य हुई। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत और शीत युद्ध। तो भारत का शीत युद्ध में क्या रोल था? तो जहां तक हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने ये समझा है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई, युद्ध को बढ़ाने के लिए नहीं, तनाव को कम करने के लिए। यानी भारत स्वयं किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, और भारत स्वयं ही किसी गुट में शामिल नहीं हुआ ऐसा नहीं है, उसने विकासशील देशों के लिए या नव स्वतंत्र देशों के लिए एक आशा की किरण, एक विकल्प दिया, और वो विकल्प क्या था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा नए देशों को गुटों में जाने से रोका। तो इस प्रकार से शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका एक सकारात्मक भूमिका रही, और शीत युद्ध के दौरान अनेक जो भी विवाद हुए उसमें भारत ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, मध्यस्थ की भूमिका यानी मीडिएटर की भूमिका निभाई। इसका एक बानगी एक उदाहरण आपको बताते हैं, वो है कोरिया युद्ध। कोरिया जो युद्ध हुआ था, अभी हमने पढ़ा कि 1950 से 1953 के बीच में कोरिया युद्ध हुआ। देखिए ये जो आप कोरिया देश देख रहे हैं, जो 38वीं समानांतर रेखा है या यूं कहें कि अक्षांश रेखा है, उसके उत्तर में ये जो देश है वो उत्तरी कोरिया है, और नीचे जो देश है वो दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया। और हमने शीत युद्ध के दायरे में पढ़ा कि शीत युद्ध के दौरान कोरिया युद्ध हुआ, दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। हालांकि युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से दोनों गुटों के बीच में था, क्योंकि उत्तरी कोरिया को हथियार मुहैया करा रहा था कौन? सोवियत संघ, और दक्षिण कोरिया की तरफ से सेना जिसने भेजी, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से सेना भेजी, वो अमेरिका गुट ने ऐसा किया। तो इस प्रकार से इस युद्ध में बहुत जान माल की नुकसान हुआ, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से इस सीमा को पार किया जा रहा है, और ये लड़ाई का माहौल है, और यहाँ घायलों को जो मेडिकल सुविधा उपलब्ध की जा रही है इसमें आप भारतीय देख पाएंगे। यानी भारतीयों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर इस युद्ध में काफी लोगों की उन्होंने जान बचाई। और उसके बाद में 1953 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ एक दूसरे के जो सैनिक थे बंदी बना लिए गए थे, जिनको हम बोलते हैं युद्ध बंदी। तो युद्ध बंदियों की समस्या के ऊपर विचार करने के लिए 5 निष्पक्ष देशों का एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग का जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष भारत था। याद रखिएगा, कोरिया युद्ध में युद्ध बंदियों की समस्या के समाधान हेतु विश्व के 5 निष्पक्ष देशों का एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत। और भारत ने इस समस्या का समाधान बखूबी से किया। तो शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने विश्व में तनाव को कम करने का भरसक प्रयास किया, चाहे वो कांगो संकट हो, चाहे वियतनाम मामला हो, या कोरिया संकट हो। भारत की जो भूमिका है वो काफी सकारात्मक रही। एक सवाल है हमारे जेहन में कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता था या संस्थापक है, तो क्या गुटनिरपेक्षता भारत के हित में रही? क्या भारत को किसी एक गुट में शामिल हो जाना चाहिए था? क्या भारत ने कोई गलती तो नहीं कर दी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ? इसका हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, गुटनिरपेक्षता भारत के हित में रही, इसका हम तर्क देते हैं। पहली बात तो ये
कि भारत अपने हितों के लिए स्वतंत्र फैसले ले पाया, क्योंकि किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो विदेश नीति के मामले में उसको उस गुट की इच्छा के अनुसार ही निर्णय लेने पड़ते। तो इस प्रकार से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ तो उसने अपने निर्णय अपने लाभ के लिए लिए, किसी गुट को राजी या नाराज करने के लिए नहीं लिए। तो इस प्रकार से पहला फायदा तो क्या रहा गुटनिरपेक्षता का भारत को, कि वह अपने हितों के लिए स्वतंत्र फैसले ले पाया। तो यूं कहेंगे कि स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन वो कर पाया। दूसरा, दोनों गुटों से लाभ प्राप्त करना, ये भी बहुत अच्छी कलाकारी है भाई, कि दोनों गुटों से लाभ प्राप्त करना। होता है ऐसा अनेक बार, जैसे वर्तमान लोकतंत्र की बात करें, या लोकतंत्र में जो ताकतवर होता है, असली ताकत होती है वो मतदाता के पास होती है। किसके पास होती है? मतदाता। देखिए, मतदाता और कार्यकर्ता में अंतर है, मतदाता और कार्यकर्ता। अभी हमने जो सेंटेंस बोला वो क्या था कि लोकतंत्र में असली ताकत किसके पास होती है? मतदाता की। क्या बनना चाहिए हमें, मतदाता की कार्यकर्ता? मतदाता, क्योंकि तभी हमें दोनों राजनीतिक दल, अगर दो ही राजनीतिक दल प्रभावी हैं तो दोनों राजनीतिक दल हमें रिझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी एक दल की गोद में जाके बैठ गए तो न तो वो दल पूछेगा और न विपक्षी दल पूछेगा। इसलिए लोकतंत्र में कोशिश करो कि आप मतदाता बने रहें, तभी ये लोकतंत्र की ताकत बनी रहेगी। अगर हम किसी एक राजनीतिक विचारधारा की गिरफ्त में आ गए तो फिर हम अपना स्वतंत्र विश्लेषण वाला नजरिया खो देंगे, और कम से कम शिक्षक और शिक्षार्थी को तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। दूर का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि राजनीति से तटस्थ रहना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि हमें किसी विचारधारा को नहीं ओढ़ना चाहिए जिससे कि हम स्वतंत्र फैसले कर पाए। क्योंकि कई बार मुझे दुख होता है कि विशेषकर शिक्षक समुदाय राजनीति की चपेट में जब आ जाता है और किसी एक राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा का चश्मा ओढ़ लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस चश्मे से अगर वो पढ़ाएगा तो कक्षा कक्ष में फिर मतदाता तैयार नहीं होंगे, फिर कार्यकर्ता तैयार होंगे, और इस तरह से देश का इस तरह से अगर वो कोई वर्गीकरण होता है राजनीतिक दलों के आधार पर, तो ये लोकतंत्र की असली ताकत नहीं रहती है। इसलिए हमें स्वतंत्र विश्लेषण वाला व्यक्ति बने रहना चाहिए। भारत को फायदा हुआ क्योंकि न तो अमेरिका भारत के लिए निश्चिंत था और न सोवियत संघ, इसलिए दोनों ही अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए भारत को लगातार रिझाते रहे। रिझाने का मतलब लालच देते रहे या यूं कहीं लाभ देते रहे। तो इस प्रकार से दोनों गुटों से भारत ने लाभ प्राप्त किया। ये भारत की गुटनिरपेक्षता की ताकत थी। यस। अब वर्तमान में एक सवाल और हमारे सामने आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। और आज हम देखते हैं कि कोई गुटबंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो चुका है 1991 में, 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया है। इस प्रकार से गुटबंदी का अंत हो गया। तो जब गुट ही नहीं है तो गुट निरपेक्ष किससे हो? अब कौन से गुट से निरपेक्ष हो जब विश्व में गुट ही नहीं है? तो वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता, ऐसा सवाल आता है और इसका आंसर हमें देना होता है। यस। तो हम ढूंढेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रिलेवेंस वर्तमान में क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। पहली प्रासंगिकता तो यह है कि विकासशील देशों की समानता और संप्रभुता की रक्षा। भाई हमने भी पढ़ा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगभग 120 देश हैं, और ये देश कौन से हैं? विकासशील देश, विकासशील देश। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि ये जो नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये विकासशील देशों का एक संगठन है। अब 120 देश किसी एक संगठन या एक मंच पर हैं, तो वो देश अपने बेहतरी के लिए, अपनी समानता के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए वो मिलकर काम कर सकते हैं। यानी उनको किसी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनना है। यस, वो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। संप्रभुता मतलब यही तो होता है कि आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल ये जो देश हैं वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति संचालित कर सकते हैं, इन्हें अपनी संप्रभुता को कायम रख सकते हैं और आपसी समानता के आधार पर ये कार्य कर सकते हैं। यस। अगला इसका और प्रासंगिकता का जो हम तर्क देंगे वो है दक्षिण दक्षिण सहयोग। देखिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं कि ज्यादातर विकसित राष्ट्र हैं वो उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो यहाँ उत्तर किसका प्रतीक है? नॉर्थ किसका प्रतीक है? विकसित राष्ट्रों का। और ज्यादातर विकासशील देश हैं वो दक्षिण गोलार्ध में है, यानी विषुवत रेखा के नीचे या दक्षिण में है। तो उत्तर का मतलब क्या हुआ? ये उत्तर किसका प्रतीक है? विकसित राष्ट्रों का प्रतीक है। और दक्षिण किसका प्रतीक है?
जो अल्प विकसित हैं या विकासशील देश हैं। अब विश्व की बेहतरी के लिए चाहिए कि विकसित और विकासशील देश मिलकर काम करें, मिलकर चलें, जिससे विश्व शांति की स्थापना हो सके। लेकिन अगर विकसित राष्ट्र सहयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या विकासशील राष्ट्र आपस में सहयोग नहीं कर सकते? करना चाहिए, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन उनको ये मंच उपलब्ध करवाता है, क्योंकि 120 देश हैं इसमें शामिल, विकासशील देश हैं। तो जब ये लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम आपस में सहयोग नहीं कर सकते। क्या हम दक्षिण वाले आपस में अपना सहयोग नहीं कर सकते? इसीलिए विकासशील देशों के आपसी सहयोग को क्या नाम दिया जाता है? दक्षिण दक्षिण सहयोग, क्योंकि उत्तर का सहयोग तो मिल नहीं रहा, इसलिए दक्षिण वाले ही आपस में सहयोग करें। तो ऐसे सहयोग को हम क्या बोलेंगे? दक्षिण दक्षिण सहयोग। इसको कहते हैं विकासशील देशों का पारस्परिक सहयोग, क्योंकि ये मंच विकासशील देशों के पारस्परिक सहयोग की भूमिका निभा सकता है। और अंतिम एक और प्रासंगिकता का बिंदु है, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो नियो की स्थापना की मांग उठी या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठी, तो इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। जैसे जो भी फैसले लिए जाएं विश्व स्तर पर वो डिसेंट्रलाइजेशन होने चाहिए, यानी विकेंद्रीकृत तरीके से लिए जाने चाहिए। विश्व के सभी देशों को यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनिधित्व मिले, सभी की सुनी जाए, और ये सब संभव होगा अगर ये मंच संगठित होकर ये मांग रखें या ये कोशिश करें, तो हम विश्व को अधिक लोकतांत्रिक बना सकते हैं। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गुटनबर्ग आंदोलन की ये प्रासंगिकता बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा गुटनबर्ग आंदोलन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का दौर, और शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के बीच में भयंकर तनाव की स्थिति देखने को मिली, और इसमें हमने काफी घटनाक्रम का जिक्र किया। अब शीत युद्ध के दौरान ही गुटनबर्ग आंदोलन का जन्म हुआ, और अनेक देश जो शीत युद्ध या गुटों से दूर रहना चाहते थे उन्होंने गुटनबर्ग का दामन थामा। दोनों गुटों के बीच में जो संघर्ष था, जो तनाव था, वो विश्व के लिए अशांति का कारण तो बन ही रहा था, साथ ही साथ वो दोनों देशों की जनता के लिए भी नुकसानदायक था। कैसे? क्योंकि दोनों ही देश अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च कर रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे हथियारों के मामले में। इसलिए इसका नुकसान कहीं ना कहीं उन देशों को भी हो रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ को भी हो रहा था कि हथियारों के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे तो सीधी सी बात है कि जनता के विकास कार्य पिछड़ जाएंगे। इसलिए उन विकसित देशों ने, या यूं कहें कि उन दोनों गुटों ने थोड़ा ये सोचना शुरू किया कि हम इस हथियारों की होड़ को कम करते हैं। और दूसरा कि इस लड़ाई में कई बार दूसरे देश लाभ भी उठा रहे थे। जैसे गुटनबर्ग आंदोलन के दौरान आपने देखा कि भारत जैसे देश दोनों ही गुटों से लाभ ले रहे थे। तो इस प्रकार से इन दोनों गुटों ने ये सोचा, या यूं कहें कि ये सोचने पर मजबूर हुए कि क्यों ना इस हथियारों की लड़ाई को कम किया जाए। तो शीत युद्ध के साथ साथ ये भी धीरे धीरे चलने लगा कि हथियारों की होड़ को कम किया जाए, और जो हथियार हैं यानी शस्त्र या अस्त्र हैं उनको नियंत्रित किया जाए। तो अंतिम टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे कि दोनों गुटों के द्वारा अस्त्र नियंत्रण को लेकर क्या क्या प्रयास हुए, और इसमें हम 4 महत्वपूर्ण संधियों के बारे में या समझौतों के बारे में पढ़ेंगे। 12वीं के सिलेबस के हिसाब से इनको संक्षिप्त में रखेंगे। जब कभी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्लास लेंगे और MA लेवल के हिसाब से या लेक्चरशिप के हिसाब से पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक LTBT नामक संधि है, फिर हम पढ़ेंगे NPT के बारे में, साल्ट फर्स्ट सेकंड और स्टार्ट फर्स्ट सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले LTBT नामक जो संधि है वो किन के बीच में है, और इस संधि का क्या औचित्य था, क्या मकसद था। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम LTBT के बारे में। LTBT जिसका फुल फॉर्म है यानी कि पूरा नाम है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इन इंग्लिश लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT। ये जो संधि है इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए 5 अगस्त 1963 को। अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने मास्को यानी कि सोवियत संघ की जो राजधानी, वर्तमान रूस की जो राजधानी मास्को, वहां पर इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए, और इसके बाद विश्व के अन्य देश भी इस संधि में शामिल हुए। यह संधि प्रभावी हुई 10 अक्टूबर 1963 को। वास्तव में यह संधि क्या थी? यानी ये परमाणु परीक्षण के ऊपर प्रतिबंध लगाती है। परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करना है, और वो कहाँ नहीं करना है कि हमें वायुमंडल में
वायुमंडल में परमाणु परीक्षण नहीं करना है। तो वायुमंडल का मतलब ये धरती की ऊपरी सतह के ऊपर हमें परमाणु परीक्षण नहीं करना है। तो आकाश, बाह्य आकाश या अंतरिक्ष में तो नहीं, अंतरिक्ष में भी परमाणु परीक्षण नहीं करना है। समुद्र में जाके कोई पानी में जाके बम फोड़ दे तो कि नहीं, तो समुद्र तल या समुद्र में भी आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। भारत ने भी इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया, लेकिन भारत ने तो परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया। तो भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, उसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण किया। हालांकि इसके बाद में और व्यापक संधियां आई हैं, जैसे एनपीटी या सीटीबीटी हैं, उनके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन एलटीबीटी के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर किया और उसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण किया। देखिए, हम भारतवासी नरसिम्हा अवतार वाले देश हैं, जहां पर जब हिरण्यकश्यप ने कह दिया था कि न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं, और ऐसी स्थिति में हमने उसका तोड़ निकाल लिया नरसिम्हा अवतार के रूप में, तो क्या इसका तोड़ नहीं निकलेगा? इसलिए हमने जो परमाणु परीक्षण किया वो किया गड्ढा खोद कर, यानी भूगर्भ इसमें शामिल नहीं था। वायुमंडल था, अंतरिक्ष था, समुद्र तल था, लेकिन भूगर्भ इसमें शामिल नहीं था। और हमने जो परमाणु परीक्षण किया वो भूगर्भ में किया, गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें हमने अपना बम फोड़ के देखा। तो इस तरह से भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करते हुए इस संधि के नियमों को भारत ने नहीं तोड़ा। तो इस प्रकार से यह संधि परमाणु परीक्षण के ऊपर सीमित तरीके से प्रतिबंध लगाती है। यह अलग बात है कि 1996 में 1996 में सीमित परमाणु परीक्षण संधि की जगह व्यापक परमाणु परीक्षण संधि आ गई, यानी एलटीबीटी की जगह सीटीबीटी आ गई, यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आ गई, जिसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। और उसको डिस्कस करेंगे हम कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी विषय में। यस, दूसरी जो संधि हुई वो थी एनपीटी। देखिए, ये जो विकसित राष्ट्र थे या जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, वो ये चाहते थे कि परमाणु शक्ति और दूसरे देशों के हाथ में न जाए। अब तक जिन जिन देशों ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली है वहां तक ही सीमित रहे, इसीलिए इस संधि का नाम रखा गया परमाणु अप्रसार संधि, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो परमाणु का अब हमें प्रसार नहीं करना है। और इस संधि पर हस्ताक्षर हुए 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर शुरू हुए विभिन्न देशों के, और निश्चित मात्रा में देशों के हस्ताक्षर होने के बाद यह 5 मार्च 1970 को लागू हो गई। एनपीटी है क्या? एनपीटी यह कहती है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने भी परमाणु परीक्षण कर लिया है उसको परमाणु शक्ति संपन्न माना जाएगा। और इस आधार पर 5 देश, यानी कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, चीन, इन 5 देशों ने 1967 से पहले परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया था, यानी कि परमाणु परीक्षण कर लिए थे। तो इस प्रकार से इस संधि के अनुसार इन 5 देशों को ही परमाणु शक्ति संपन्न माना गया, और यह माना गया कि इसके बाद कोई छठवां देश इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, कि परमाणु का प्रसार नहीं होना चाहिए। भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस संधि पे भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि विश्व को खतरा नए परमाणु शक्ति संपन्न देशों से है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मौजूदा जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो भी तो विश्व के लिए खतरा बन सकते हैं। अतः ये संधि भेदभावपूर्ण है और भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो एनपीटी 1968 में आई, यानी 1968 में इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए, और ये 5 मार्च 1970 को लागू हो गई। और 1995 में इसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में भी ये संधि प्रभावी है। इसके माध्यम से ये प्रयास किया गया कि परमाणु का और प्रसार न हो। यस, अगली जो संधि हुई, यानी इस दौरान शीत युद्ध के दौरान हथियारों की कटौती के संबंध में जो संधि हुई वो हम पढ़ेंगे SALT। देखिए, SALT
के नाम से दो संधियां हैं, साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड। साल्ट का जो पूरा नाम है वो है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, यानी ये वार्ताएं थी, ये बातचीत थी, बातचीत का दौर चला, दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चला। सबसे पहले बातचीत 1969 में शुरू हुई और 1972 तक आते आते दोनों देशों के बीच में एक संधि हो गई। दोनों देश कौन कौन? सोवियत संघ और अमेरिका, क्योंकि हथियारों की होड़ में सबसे ज्यादा यही तो थे। तो दोनों देशों के बीच में ये संधि हुई कि हमें इन हथियारों को लिमिट करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा हथियार नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा हथियार हमें नहीं रखना चाहिए। तो इस साल्ट फर्स्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुए ये 26 मई 1972 को। किन किन के बीच में? लियोनिड ब्रेजनेव, ये सोवियत संघ के नेता थे, सोवियत संघ, और रिचर्ड निक्सन, ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो अमेरिका और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच में ये हस्ताक्षर हुए। तो साल्ट फर्स्ट कब आई? तो आप कहेंगे 26 मई 1972 को। यस। साल्ट सेकंड, यानी ऐसी वार्ताएं जो ऐसे हथियारों को सीमित करने के लिए या सीमित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। तो दूसरा जो दौर था वो 1972 से शुरू हुआ और 1979 में आते आते दोनों देशों के बीच में एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, जिसको साल्ट सेकंड कहा गया, और ये 18 जून 1979 को हुआ। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका की तरफ से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर। तो इस प्रकार से ये साल्ट सेकंड थी जो हथियारों की कटौती को लेकर थी। यस। अगले जो संधि है वो है स्टार्ट। स्टार्ट जिसका पूरा नाम है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि इन हथियारों में कमी की जाए। और इसको लेकर भी दो संधियां हैं, एक स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड। यस। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप ज्यादा रुचि रखते हैं इसलिए स्टार्ट थर्ड की भी बात कर रहे हूं, लेकिन 12वीं के सिलेबस के हिसाब से जितना है उतना ही अब इसमें पढ़ेंगे। बाकी डिटेल से हम जब लेक्चरशिप या एमए लेवल की कुछ क्लासें लेंगे तो उसमें हम देखेंगे। यस। स्टार्ट फर्स्ट, ये जो संधि हुई इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए 31 जुलाई 1991 को, और सोवियत संघ की तरफ से मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किए, जबकि अमेरिका की तरफ से जॉर्ज बुश, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिता हैं, इसलिए जॉर्ज बुश इनको सीनियर बोला जाता है, जॉर्ज बुश सीनियर, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिता रहे हैं 1991 में। और स्टार्ट सेकंड, जो स्टार्ट सेकंड है, डबल टी लिखा गया, माफ कीजिएगा, स्टार्ट सेकंड है, उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए 3 जनवरी 1993 को सोवियत संघ की तरफ से बोरिस येल्त्सिन। अब सोवियत संघ नहीं रहा इस समय, ध्यान दीजिएगा, 1993। तो सोवियत संघ का प्रतिनिधि माना गया रूस, और रूस के जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। और अमेरिका की तरफ से जॉर्ज बुश, जो कि सीनियर हैं, यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिता, उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार से इस संधियों के माध्यम से इन दोनों महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ है उसको कम करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से ये था हमारा चैप्टर शीत युद्ध का दौर जो हमने पढ़ा। आज की ये क्लास आप तक पहुंचाने में जिसने हर संभव कोशिश की है वह है संभव क्लासेज, नीम का थाना सीकर ने। इसके लिए संभव क्लासेज को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम और बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।